नमस्कार। तो क्या कभी ये सोचा है कि भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ समय से इतना शांत क्यों है? आज हम डीएसपी की ताज़ा नेत्रा रिपोर्ट में गहराई से उतरेंगे और उन शुरुआती संकेतों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें ये बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भारतीय बाजार ने एक दशक से कोई बड़ी मंदी मतलब कि बेयर मार्केट देखा ही नहीं है। ये स्थिरता का एक असाधारण रूप से लंबा दौर है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये किसी तूफान से पहले की शांति है? तो चलिए, सुर्खियों से परे जाकर इस विश्लेषण में उतरते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइए इस पहेली को ही समझते हैं। भारतीय शेयर बाजार में एक दशक से जो ये बेचैन करने वाली शांति छाई हुई है, आखिर वो है क्या? देखिए, बेयर मार्केट की जो क्लासिक परिभाषा है, यानी शिखर से 20% से ज्यादा की गिरावट और वापसी में 1 साल से ज्यादा का समय लगना, उस हिसाब से बीएसई सेंसेक्स ने 10 साल से असली बेयर मार्केट को टाला है। 1980 के दशक के बाद ऐसा दौर नहीं देखा गया है। ये लंबी स्थिरता वाकई में देखने लायक है। कमाल की बात तो ये है कि कोविड के दौरान जो इतनी भारी गिरावट आई थी, उससे भी बाजार सिर्फ 9 महीनों में ही उबर गया था। और ये शांति सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। इतनी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बावजूद भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप, वॉलेटिलिटी यानी बाजार का उतार चढ़ाव कई सालों के निचले स्तर पर है। तो फिर सवाल ये है कि इस शांति को भंग क्या कर सकता है? आइए कुछ बाहरी दबावों पर एक नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं व्यापार शुल्कों यानी ट्रेड टैरिफ्स से। हाल ही में टैरिफ में हुए बदलावों ने 2025 के ऊंचे स्तरों से कुछ राहत तो दी है, लेकिन जो मुख्य दरें हैं वो अभी भी प्री ट्रंप दौर के स्तरों से काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो अमेरिका को होने वाले 60 अरब डॉलर से ज्यादा के निर्यात का हिस्सा हैं, अब इस 15% की बड़ी टैरिफ की दीवार का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति से कंपनियों के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है और जब तक टैरिफ और सामान्य नहीं होते, तब तक निर्यात को अमेरिका से दूर दूसरी जगहों पर मोड़ने की नौबत भी आ सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी फैक्टर्स की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं और भारतीय इक्विटी बाजार की अपनी सेहत का जायजा लेते हैं। दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में भारत का जो ऊंचा वैल्यूएशन प्रीमियम था, वो 2021-22 में लगभग 140% के शिखर पर पहुंचने के बाद अब काफी हद तक ठीक हो गया है। और ये सामान्यीकरण हुआ क्यों? इसका एक बड़ा कारण है चीन, ताइवान और ब्राजील जैसे बाजारों में मजबूत रिटर्न की तुलना में भारत का हालिया खराब प्रदर्शन। असल में 2025 में 24 उभरते बाजारों में भारत 5वां सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बाजार था। ये एक ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। और कुछ ऐसा ही हाल स्मॉल और मिड कैप शेयरों का है। इनके वैल्यूएशन जो अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, अब वो भी ठंडे पड़ने लगे हैं, या यूं कहें कि डीरेट हो रहे हैं। तो इतने सब जोखिमों के बीच अवसर कहाँ छिपे हैं? आइए देखते हैं कि वैल्यू कहाँ मिल सकती है। रिपोर्ट में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है। वो ये कि बाजार के प्रीमियम को इस बार पारंपरिक रूप से मजबूत सेक्टर्स ने नहीं, बल्कि कमजोर रिटर्न ऑन इक्विटी वाले साइक्लिकल शेयरों ने बढ़ाया है। और इसी चक्कर में 2 सेक्टर्स आईटी और एफएमसीजी को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया है और बाजार में उनका वजन 2011 के बाद के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। लेकिन इसके बावजूद इन सेक्टर्स के फंडामेंटल्स अब भी बहुत मजबूत हैं। ये इशारा करता है कि इन उच्च गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में अब शायद अच्छे दामों पर सौदे मिलने शुरू हो सकते हैं। तो चूंकि इक्विटी थोड़ी महंगी लग रही है, तो समझदारी इसी में है कि दूसरे एसेट क्लासेस पर भी एक नज़र डाली जाए। और यही रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश में थोड़ी धीमी ग्रोथ, कम मुद्रास्फीति और सरकार के नियंत्रित उद्धार के कारण भारतीय सरकारी बॉन्ड अब आकर्षक होते जा रहे हैं। तो इन सभी शुरुआती संकेतों से हम आखिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो बेचैन करने वाली शांति है, ये जरूरी नहीं कि किसी बड़े क्रैश का संकेत हो। लेकिन हाँ, ये जरूर बताती है कि बाजार में ज्यादातर लोग वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव की वापसी के लिए तैयार नहीं हैं। और ये एक तरह से याद दिलाने वाली बात है कि जब हर कोई एक ही दिशा में देख रहा हो, तो शायद दूसरी दिशा में देखने का समय आ गया है।